नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से। आज का किस्सा सीआईएसएफ के सीनियर डीआईजी और सीआईएसएफ के डीजी के बीच का झगड़े का है। बात 1997 की है। सीआईएसएफ के सीनियर डीआईजी अकबर अली खान और राष्ट्रीय सहारा अखबार के पत्रकार अरशद फरीदी, जो आजकल अपना अखबार निकालते हैं, ये दोनों मेरे पास आए शाम को दफ्तर में। दफ्तर में आकर के जो किस्सा बताया इन्होंने बताया मुझे कि अकबर अली खान बंगाल कैडर के आईपीएस हैं, डेपुटेशन पे सीआईएसएफ में है, काफी दिन से हैं। 7 बेटियां हैं इनके जो पढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर ही। और आर के शर्मा डीजी हैं जो पंजाब कैडर के आईपीएस हैं, डेपुटेशन पर सीआईएसएफ में है। आर के शर्मा ने इनका ट्रांसफर कर दिया बंगाल कैडर में। तो सिफारिश लेकर के ये मकबूलदार, उन दिनों मिलीजुली सरकार थी, मकबूलदार गृह राज्य मंत्री थे और सीआईएसएफ उन्हीं के अंडर में आती थी। मकबूलदार के पास जब ये सिफारिश के लिए पहुंचे, अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए पहुंचे, मकबूलदार ने डीजी सीआईएसएफ को चिट्ठी लिखी कि इनका ट्रांसफर रोक दिया जाए। तो डीजी सीआईएसएफ आर के शर्मा जो थे, उन्होंने मकबूलदार की चिट्ठी लेकर के और अकबर अली खान के मामले को लेकर के एक चिट्ठी लिखी गृह मंत्री सोमनाथ चटर्जी को। उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे सोमनाथ चटर्जी। आर के शर्मा ने लिखा कि सीआईएसएफ के सीनियर डीआईजी अकबर अली खान और मकबूलदार दोनों ये फिरका परस्त हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लिहाजा मैं मकबूलदार की चिट्ठी को जो सिफारिश है उसे मानने से इनकार करता हूं। इस तरह की चिट्ठी उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को लिख दी और ट्रांसफर नहीं रोका। इस सारे मामले को राष्ट्रीय सहारा अखबार ने बड़े बड़े शब्दों में छापा। अखबार के फ्रंट पेज की स्टोरी बनी और अरशद फरीदी ने लिखा कि मकबूलदार को फिरका परस्त कहा और अकबर अली खान को फिरका परस्त कहा आर के शर्मा ने। राष्ट्रीय सहारा में 2-3 दिन तक यह खबर छपी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मामला खामोश था, ठंडे बस्ते में था। यह किस्सा मैंने सुना, सारी चीजें देखी। मैंने अकबर अली खान की जो फाइल थी, जो खबरें राष्ट्रीय सहारा की दिखाई और जो लेटर थे जो डीजी सीआईएसएफ ने सोमनाथ चटर्जी को लिखा था, वो उठा करके मैंने फाइल एक तरफ रख दी। मैंने कहा भाई, मैं तुम्हारी ये खबर छापूंगा, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी फिरका परस्त कहलाऊंगा कि मैं एक मुसलमान की मदद कर रहा हूं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको लाना है, आप सीआईएसएफ में सीनियर डीआईजी हैं, अगर कुछ ला करके देना है तो डीजी के खिलाफ आप मुझे मटेरियल ला के दे दीजिए, मैं छापूंगा बराबर। लेकिन मैं आपके मैटर को नहीं छापूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सहारा में छप चुका है, अंजाम आप देख चुके हैं और नतीजा कुछ नहीं आया। अकबर साहब बोले ठीक है जी, मैं आपकी बात समझ गया। अगले दिन वो मेरे पास खबर लेकर के आते हैं, पूरा डीपी चार्ट लाते हैं मेरे पास और पूरा हिसाब किताब बना करके लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ये पंजाब कैडर का आईपीएस है आर के शर्मा, डरता बहुत है, आतंकवादियों से खतरा समझता है। 150 सीआईएसएफ के जवान अपनी सिक्योरिटी में लगा रखे,
अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के 150 जवान लगा रखे, जबकि इतनी सुरक्षा गृह मंत्री के पास भी नहीं है। दोनों का हिसाब लगाया, चार्ट हमारे पास मौजूद था, हिसाब लगाया जो गृह मंत्री की सुरक्षा थी उस पर कितना खर्च होता है और डीजी सीआईएसएफ की सुरक्षा पर कितना खर्च हो रहा था। इसका हिसाब लगा करके मैंने जनसत्ता में वो स्टोरी छपी, उसका हेडिंग था कि गृह मंत्री से भी ज्यादा खर्चीली है सीआईएसएफ के महानिदेशक की सुरक्षा। ये खबर छप गई। एक दिन बाद मेरे पास फिर वो मटेरियल लेकर के आते हैं। आर के शर्मा का बेटा और बेटी अमेरिका में पढ़ते थे। उन दिनों मोबाइल हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन फोन थे, सरकारी फोन थे। उसके घर पर, आर के शर्मा के घर पर भी सरकारी फोन था और ऑफिस में भी सरकारी फोन था। दोनों सरकारी फोन नंबर का 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके से एक टेलीफोन का बिल आया करता था। इसी तरीके से उसके घर का फोन आया करता था। घर से पत्नी बच्चों से बात करने में लगी रहती थी अमेरिका में बात करने के लिए, और दफ्तर में आर के शर्मा लगातार अमेरिका में बच्चों से बात करता रहता था। 80,000, 90,000 घर का भी होता था, 80-90,000 दफ्तर का भी होता था। कभी 1,00,000, कभी 1.25 इस तरह से टेलीफोन के बिल, 1 साल के बिल की कॉपी वो ला करके उन्होंने मेरे पास रख दी। बोले देखिएगा, सरकारी खर्च तो इतना होता नहीं है, इतना टेलीफोन का बिल कैसे। हमने उस खबर को, तथ्यों को वेरीफाई किया, सब चीजें देखी और वो खबर लिखी। जनसत्ता में वो भी खबर छपी, टेलीफोन के बिल एक साइड में और पूरा ये कि सीआईएसएफ के महानिदेशक का टेलीफोन का बिल लाखों में, ये खबर छपी। 2 दिन बाद अकबर साहब मेरे पास एक और पुलिंदा लेकर के आते हैं। एक लॉग बुक होती है जो वायरलेस सेट पे जो मैसेज चलते हैं वो लॉग बुक में लिखे जाते हैं। तो लॉग बुक का रिकॉर्ड वो लेकर के आए थे। आर के शर्मा वायरलेस सेट पर मैसेज देते हैं अपने मातहतों को कि आसाम के फला फला जगह जो लकड़ी पड़ी हुई है सीआईएसएफ की, वो लकड़ी ले जा करके राजस्थान इस जगह ले जाओ और सीआईएसएफ का बढ़ई वहां भेज दो। और एक पंडित जी है, पंडित जी का एड्रेस ये है, उनका फर्नीचर बना करके उनके घर पर पहुंचाई आओ। यानी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। वायरलेस सेट पे ये रिकॉर्ड मौजूद था, सबूत मौजूद थे। जब सबूत थे तो हमने उसकी भी खबर लिखी। अब जब खबर लिखी तो खबर छपने के अगले दिन मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस सुशील कुमार सिंह का फोन था कि यार वो डीजी सीआईएसएफ है आर के शर्मा, वो तेरे से बात करना चाहता। बाईलाइन, यानी खबर पर मेरा नाम छपता था, उसे बाईलाइन कहते हैं अखबारी भाषा में, अनवर चौहान। तो बोले वो तुझसे बात करना है। अरे मैंने कहा करने दो फोन। शाम के टाइम सुशील जी ने बता दिया था कि भाई वो शाम को आते हैं 4 बजे का। 4 बजे के करीब फिर फोन आया। सुशील जी ने कहा कि मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूं तेरे उस पर, बात कर ले, डीजी सीआईएसएफ का फोन है। मैंने फोन उठाया, उधर से आवाज आई कि मैं डीजी सीआईएसएफ आर के शर्मा बोल रहा हूं। मैंने कहा जी बोलिए। उधर से वो साहब कहते हैं, आर के शर्मा कहते हैं जी मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। मैंने कहा मैं तो नहीं चाहता आपके साथ चाय पीना। मैंने फोन रख दिया। अब ये सिलसिला चल ही रहा था, मैंने मना कर दिया कि मैं आपके साथ चाय पीना नहीं चाहता। मेरी इन 3 खबरों को लेकर के जो मैंने छाप चुका था, एक पीयूसीएल एक संस्था है, पीयूसीएल एक संस्था है, उसने हाईकोर्ट में एक जनहित पिटीशन डाल दी, जनहित याचिका डाल दी। नोटिस कर दिए हाईकोर्ट ने,
हाईकोर्ट ने नोटिस किए, सबूत जो खबरें छपी थी वो तथ्यों और सबूतों पर आधारित थी। ऐसा नहीं था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, उसके अंदर कागजी सबूत थे, बिल मौजूद थे, लॉगबुक मौजूद थी, चार्ट, ड्यूटी चार्ट मौजूद था, जितने जवान उसने अपनी सुरक्षा में लगा रखे थे। ये जब तक, मैं आपको बता दूं, जब तक ये हाईकोर्ट में मामला नहीं गया था, उससे पहले ही आर के शर्मा ने जाके, जिसका ट्रांसफर किया था अकबर अली खान का, जो सीनियर डीआईजी थे, उनके घर पहुंच गया और हाथ पैर जोड़ने लगा खबरें छपने के बाद कि भाई मैं तेरा ट्रांसफर रोकता हूं और आके ज्वाइनिंग कर लो। तीसरे मोर्चे की सरकार थी, चुनाव के नतीजे आने वाले थे, ये वक्त, वो दौर था। तो ये मामला इतना हाईलाइट हुआ कि बड़ी चर्चा में था। हाईकोर्ट नोटिस कर चुका था। नेक्स्ट डेट पर हाईकोर्ट ने तफ्तीश, मतलब इसमें तफ्तीश, सीबीआई को तफ्तीश के ऑर्डर किए थे। नोटिस हो चुके थे, नोटिस होने के बाद एक डेट पड़ी थी, डेट के बाद सीबीआई तफ्तीश के ऑर्डर हुए। जैसे ही ऑर्डर हुए सीबीआई तफ्तीश के, होम मिनिस्ट्री ने देखा क्या क्या चीजें हैं, ये है, आर के शर्मा को सस्पेंड कर दिया और एक और इंक्वायरी बिठा दी कि इसकी तफ्तीश किया जाए। आर अकबर अली खान ज्वाइन कर चुके थे सीआईएसएफ में, लेकिन अकबर अली खान को कहा गया कि ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया, तुम्हारी वजह से आर के शर्मा को पनिशमेंट मिला है और सरकार अब बीजेपी की आ रही है, तुम आरएसएस के निशाने पर हो, बेहतर यह होगा कि बजाय दिल्ली रहने के, सीआईएसएफ में रहने के, आप अपना ट्रांसफर लेके वापस बंगाल कैडर चले जाओ। अकबर अली खान अपना ट्रांसफर लेकर के बंगाल चले गए। सीबीआई की तफ्तीश आगे बढ़ी, आर के शर्मा सस्पेंड हुए और तफ्तीश मुकम्मल हुई नहीं थी कि सरकार बदल गई, सरकार बीजेपी की आ गई। मामला ये चलता ही रहा, लंबी कहानी, उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैं इस कहानी को यहीं समेटता हूं। मेरे कहने का मकसद यह है कि यदि मैं अकबर अली खान, अरशद फरीदी के पर कहने पर अकबर अली खान की स्टोरी छापता भी, तो शायद मैं डीजी सीआईएसएफ का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मुझे भी उसी कटघरे में खड़ा होना होता जिस कटघरे में डीजी सीआईएसएफ ने मकबूल डार को, गृह राज्य मंत्री को, खड़ा कर दिया था। यानी मैं भी एक फिरका परस्त कहलाता। मैंने ये ना करके, चूंकि मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं, मैं जानता हूं किस तरह से जो नौकरशाही है वो किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करती है नौकरशाही जो है। मैं इससे अच्छी तरह भली भांति वाकिफ था, इसलिए मैंने अकबर साहब को कहा कि आप चूंकि सीआईएसएफ में सीनियर डीआईजी है, आपको पता होगा कि क्या क्या वहां खामियां आर के शर्मा कर रहा है, वो स्टोरी ला करके दीजिएगा। स्टोरी ला करके दी। आर के शर्मा को उल्टे पैरों उखड़ना पड़ा, जहां वो एक तरह से अपनी अफलातूनी दिखा रहा था अकबर अली खान को, वो अफलातूनी छोड़ करके खुद ही घुटनों के बल नीचे झुक गया। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह के नए नए किस्से में लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।